तो फिर से एक बार स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट और यूईसी ऑफिशियल पर। आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास के विषय में और सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स का ही चर्चा आज के क्लास में होने जा रही है। देखते हैं फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इसका प्रत्येक ऑब्जेक्टिव को आज बारी बारी से करेंगे। 60 क्वेश्चन को फिलअप करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है सर ये फ्रांसीसी क्रांति हुआ कब था? तो मैंने उसमें बतलाया था कि 1789 यानी कि 1789 ईस्वी में क्या हुआ था सर? फ्रांस की क्रांति हुआ था, है ना। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? तो सर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ पे है? वियना में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1815 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। वियना सम्मेलन सर 1815 ईस्वी में। फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस की? मैंने बतलाया था कि बुर्बो राजवंश का विनाश हुआ था, फिर से इसके स्थान पर अर्लेयंस राजवंश आया था और फिर से इसके स्थान पर क्या हो गया था? बुर्बो राजवंश की स्थापना हो गई थी, है ना। अब वियना सम्मेलन का मेजबानी की बात करें तो सर वियना सम्मेलन का मेजबानी करने वाला व्यक्ति का नाम है मेटरनिक। क्या नाम है? मेटरनिक, ठीक है। मेटरनिक जो है वो कहाँ का चांसलर है? तो सर मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर। कहाँ का चांसलर? ऑस्ट्रिया का। और वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हो गया? तो मैंने बतलाया था ये चीज़ भी कि नेपोलियन युग का अंत हो गया और इसी समय से यानी कि 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक एक नया युग चला था जिसको कहा गया था मेटरनिक युग। चलिए, तो वियना सम्मेलन के द्वारा किस युग का अंत हुआ? नेपोलियन युग। क्या? और अगर शुरुआत की बात करेंगे कि किस युग का शुरुआत हुआ तो सर मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था, ठीक है। चलिए, लुई 18वां कहाँ का शासक था? तो सर लुई 18वां जो था वो फ्रांस का शासक था। कहाँ का शासक था? फ्रांस का। आगे क्वेश्चन कह रहा है चार्ल्स दसम। चार्ल्स दसम कैसा शासक था? तो चार्ल्स दसम जो था वो एक निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था, है ना। आगे चर्चा करेंगे थोड़ा सा। जुलाई की क्रांति कब हुई थी? तो जुलाई की क्रांति जैसे ही आपको नजर आए तो सीधा 1830 में बिना कुछ देखे सुने आराम से मार दीजिए। तो सर जुलाई की क्रांति कब हुई? 1830 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? इटली की चर्चा आएगा तो मैंने पीछे बताया था कि इटली का मसीहा किसको कहा जाता है? तो मेजनी को। किसको कहा जाता है? मेजनी को। यानी इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई था तो वो कौन था? मेजनी था। अब नेपोलियन का पतन कब हुआ? तो सर नेपोलियन का पतन हुआ था 1814 ईस्वी में। कब हुआ था? 1814 ईस्वी में। और मेजनी किस दल से संबंधित था? तो सर मेजनी जो था वो कार्बोनरी से संबंधित था। किस दल से? कार्बोनरी दल से। यंग इटली और यंग यूरोप। देखिए, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना मेजनी ने 1831 में किया था और यंग यूरोप का स्थापना मेजनी ने 1834 ईस्वी में किया था। आगे की चर्चा किया जाए तो मेटरनिक युग का अंत कब हुआ? अभी मैंने थोड़ा देर पहले आपको बतलाया कि सर सन 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक का जो युग था उसको क्या कहा गया? मेटरनिक युग कहा गया। यानी कि मेटरनिक युग का अंत हुआ था 1848 में। कब हुआ? 1848 ईस्वी में, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो बार बार ये क्वेश्चन टकराया जा रहा है। तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया था। और क्रीमिया का युद्ध कब हुआ सर जी? तो क्रीमिया का युद्ध हुआ 1853 से लेकर 1854 ईस्वी के बीच में। गैरिबॉल्डी भैया पेशे से क्या थे? तो मैंने बतलाया था गैरिबॉल्डी भैया पेशे से एक नाविक थे, ठीक है। काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? तो 1862 ईस्वी में। और इसका चर्चा मैंने पीछे भी कर दिया है। फ्रांस और प्रसा के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो सर जी फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो 1870 से 71 के बीच में हुआ था। और इटली का एकीकरण भी उसी समय यानी कि 1871 ईस्वी में हो गया था, ठीक है। इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किनका था? तो सर मेजनी का था, काउंट काबूर का था, गैरिबॉल्डी का था। और जब एक दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है इसी के आधार पे कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट काबूर और गैरिबॉल्डी के कार्यों की चर्चा करें तो आपको सभी का वर्णन करना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मनी कितने राज्यों में खंडित था? तो सर जर्मनी जो था वो 300 राज्यों में खंडित था। जब इसका पूरा संशोधन किया गया तो इसको 39 राज्यों में सीमित कर दिया गया था, ठीक है।
आगे है हिगेल क्या था, तो हिगेल पेशे से एक दार्शनिक था। हिगेल पेशे से क्या था, दार्शनिक था। और बिस्मार्क जो था एक पेशे से कूटनीतिज्ञ था। हिगेल का चर्चा करेगा तो दार्शनिक, हिगेल का चर्चा करेगा तो दार्शनिक, बिस्मार्क का चर्चा करेगा तो कूटनीतिज्ञ। ठीक है। अब बिस्मार्क जो है वो किसके विचार से प्रभावित था, तो सर हिगेल के विचार से। किसके विचार से, हिगेल के विचार से, है ना। रक्त और लौह नीति का अवलंबन करने वाला व्यक्ति का नाम है बिस्मार्क। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो सर ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था। और सेडान की जब भी चर्चा आएंगे तो सेडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, फ्रांस और प्रसा। सेडोवा का चर्चा होगा तो सर ऑस्ट्रिया और प्रसा। सेडान का चर्चा होगा तो सर ये हो जाएगा आपका फ्रांस और प्रसा के बीच में। और आगे है 1870 में। 1870 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, है ना, 1870। यानी सीधा समझिए तो फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था, तो सर 10 मई 1871 ईस्वी को, है ना। शुरुआत इसका 1870 में हुआ मगर पूर्ण हुआ 1871 ईस्वी में। और उसी समय में जर्मनी का एकीकरण भी क्या हुआ, पूर्ण हुआ। एड्रियानोपुल की संधि की बात करें तो सन 1829 ईस्वी में क्या हुआ था, तो सर एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक, सर मैसूर का। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, मैसूर का। ठीक है। आगे, फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर किस शासक ने जैकोबिन क्लब का स्थापना किया। मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट VVI, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके लिए। सर जैकोबिन क्लब, जैकोबिन क्लब। अब जैकोबिन क्लब का स्थापना किसने किया था, तो सर आपको ये पता होना चाहिए, इसका स्थापना किया था टीपू सुल्तान ने। ठीक है। आगे 37 नंबर क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते हैं, तो सर इटली एवं जर्मनी जो वर्तमान में यूरोप महादेश में आते हैं। अगला है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक राज्य कौन था, यानी सबसे बड़ा बाधक देश का नाम पूछेगा तो सर ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया, है ना। इसके बाद है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो सर जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला, जाल्वेरिन किसकी संस्था थी, तो सर ये था व्यापारियों की संस्था। किसकी संस्था, व्यापारियों की। और यूरोप वासियों के लिए किस देश का ज्ञान विज्ञान, मतलब कहाँ का साहित्य प्रेरणा स्रोत था, तो सर ये था आपका यूनान का। कहाँ का, यूनान का। ठीक है। आगे है 1829 ईस्वी के जो एड्रियानोपुल की संधि हुई थी वो किस देश के साथ हुई थी, तो सर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तुर्की के साथ। किसके साथ, तुर्की के साथ। हंगरी की राजधानी कहाँ है, हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। कहाँ है, बुडापेस्ट। चलिए, मैंने इस पर आपको आधारित एक क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में दिया था कि हंगरी का भाषा क्या है, आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा इसके विषय में। अगला है, किसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण विरोधों की समस्या बता दिया था, तो सर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा काउंट काबूर ने। किसने, काउंट काबूर ने। अगला है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, तो सर लाल कुर्ती का गठन जो है वो गैरी बल्डी ने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया, सर गैरी बल्डी ने किया था। फ्रेंड्स ऑफ इटली, फ्रेंड्स ऑफ इटली, तो सर फ्रेंड्स ऑफ इटली का जो संस्थापक है या संगठन है वो किसने किया था, तो आपका मेजनी भैया ने किया था। इसका मैंने और बतलाया था, क्या क्या बतलाया था बच्चा, यंग यूरोप, यंग यूरोप। ठीक है। इसके अतिरिक्त यंग यूरोप के अतिरिक्त था यंग इटली। क्या था, यंग इटली। ठीक है। ये दो संस्था का स्थापना भी इसके अलावा यानी कि फ्रेंड्स ऑफ इटली के अलावा किए हैं इन्होंने। आगे है, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो सर कार्बोनरी की स्थापना जो हुई थी वो 1810 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो सर सेडान के युद्ध के बाद क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण एकदम पूर्ण हो गया था। जर्मनी का, है ना, जर्मेनिया क्या था, जर्मेनिया क्या था, तो सर ये जर्मेनिया, यहाँ पर जर्मनी लिखा गया है, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पर होगा जर्मेनिया। तो जर्मेनिया जर्मन का राष्ट्रीय प्रतीक है ना। जैसे हमारे भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, हमारे भारत देश का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है, वैसे ही जर्मेनिया जो है
है ना। जर्मेनिया कहाँ का राष्ट्रीय प्रतीक है? तो सर जर्मेनिया मतलब जर्मनी, जर्मेनिया मतलब जर्मनी। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? निरंकुश शासन व्यवस्था। निरंकुश मतलब मैंने पहले भी बता दिया कि जिस पर किसी भी प्रकार का रोक टोक न लगा उसको निरंकुश कहते हैं, है ना। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? तो सर 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू हुआ। और किसने कहा था, किसने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी और जुकाम लग जाता है? तो सर इसका राइट आंसर रहेगा मेटरनिक। कौन होगा? मेटरनिक होगा इसका। नेपोलियन कोड में कितने कोड थे? तो ये भी आपको पता नहीं है, ये हो जाएगा आपका 5 गो। नेपोलियन कोड में कई गो? 5 गो कोड है। इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? सर मैजनी को कहा जाता है, सर अभी क्लास में बतलाए थे, है ना। यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? तो सर तुर्की देश को कहा जाता है। अगर पूछेगा कि यूरोप वासियों के लिए कहाँ का सभ्यता ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत था? तो सर यूनान का। कहाँ का? यूनान का। मतलब यूरोप वासी लोग यूनान वाला लोग से बहुत ज़्यादा चीज़ इनको सीखने को मिला था। अगला है, किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ? सर आपको ये भी नहीं पता है, ये हो जाएगा आपके जर्मनी का संधि। कौन सा संधि? जर्मनी का संधि, यानी जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया था। और हंगरी का भाषा क्या है? तो सर हंगरी का भाषा मैग्यार। अभी सर थोड़ा देर पहले हम बतला दिए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ था? सर ये हो जाएगा संवैधानिक, यानी हमारे भारतीय संविधान के राजतंत्र के अनुसार अब यहाँ पर शासन व्यवस्था चलेगा। अगला है जेनेवा समझौता। जेनेवा समझौता हुआ कब था? तो सर 1954 में। मैंने आपको बोला था कि 60 क्वेश्चन आपको अपियर करवाना है, आपको मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी यू सून।